हेलो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। तो भाई अब आप ये सीख चुके हो कि भाई कैसे किसी एक बॉडी पे चार्ज लाते हैं। आपने सीखा किसी एक बॉडी पे चार्ज कैसे लाते हैं। उस बॉडी में से या तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए या तो उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। भाई अगर किसी में से कुछ इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूँ तो उस पर कौन सा चार्ज, आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एक बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन मैं दे दूँ तो उस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, आप बोलोगे सर ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। अगर बच्चों दोनों ही पॉजिटिव हो तो ये दोनों क्या करेंगे, आप बोलोगे सर ये रिपेल करेंगे। दोनों नेगेटिव होते तो क्या होता है, ये दोनों ही क्या करते बच्चों, रिपेल करते। अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, कुछ ना कुछ फोर्स के साथ करेंगे ना बच्चों। तो वो फोर्स क्या होगी, कितनी होगी। क्वेश्चन क्या है भाई, वो फोर्स कितनी होगी, क्या फोर्स होगी वो। तो भाई वो फोर्स कितनी होगी, सबसे पहले इसकी कोशिश ये बताने की कि फोर्स कितनी होगी की थी बच्चों कूलम्स ने। किसने की थी बच्चों, कूलम ने। तो भाई कूलम ने उसी के बेसिस पे एक लॉ दिया। उसने क्या लॉ दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये लॉ कहता है बच्चों, अगर आपके पास कोई दो चार्ज किस में है, रेस्ट में है। कोई भी दो हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों मैं उन दोनों चार्जेस को क्या लेके करता हूँ, मैं मान लेता हूँ बच्चों वो दो चार्ज कौन कौन से हैं। मैं मान लेता हूँ बच्चों वो दो चार्ज हैं आपके पास। एक है बच्चों आपके पास चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज कौन सा बच्चों, Q2। मैंने क्या माना, दोनों पे कौन सा चार्ज है, एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 और उनके बीच में बच्चों एक दूरी है R। तो बच्चों कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है कि अगर भाई आपके पास कोई दो चार्ज बॉडी है, कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं जो किसमें है, जो किसमें है बच्चों, दो चार्ज कौन से, एनी टू पॉइंट चार्ज। कौन से चार्ज बच्चों, पॉइंट चार्ज मैं कहूँगा, जो किसमें है, रेस्ट में है। याद रहे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट पढ़ रहे हैं, तो चार्ज किसमें होगा, तो भाई चार्ज होगा रेस्ट में। तो भाई ये कोई दो चार्ज हैं जो किसमें है, रेस्ट में है, उनके बीच में दूरी कितनी है, R। तो कूलम्स लॉ कहता है उनके बीच में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, प्रोडक्ट ले लीजिए उसके। और ये जो फोर्स होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कहता है ये लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट the electrostatic force of attraction or repulsion between any two point charges at rest। कहाँ पे है बच्चों वो चार्ज, रेस्ट पर। वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना पॉजिटिव कितना कितना चार्ज है दोनों पे, सिंपल सी बात है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के। मतलब डिस्टेंस को अगर मैं डबल कर दूं, डिस्टेंस को अगर मैं डबल कर दूं तो उनके बीच की जो फोर्स है, R को डबल कर दूं तो डबल का स्क्वायर 4, फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगी। डिस्टेंस को मैं ट्रिपल कर दूं, फोर्स ट्रिपल का 3 का स्क्वायर 9, फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगी। ये था बच्चों इनवर्सली का मतलब। आप बोलोगे सर ऐसा ही हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, ऐसा ही बच्चों आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बिल्कुल वैसा था बच्चों। वहाँ पे कोई दो मासेस थे, उनके बीच में दूरी क्या थी बच्चों, R। तो जो फोर्स थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या थी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों ये तो आपने वैसा भी पढ़ा, बिल्कुल बच्चों वैसा ही है कुछ ये, ठीक है। बट यहाँ पे मासेस की जगह क्या है बच्चों, मासेस की जगह यहाँ पे है चार्जेस। तो भाई ये कहा कूलम्स ने। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको सेकेंड मान लेता हूँ। चलो इनकी दोनों बातों को हम कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो भाई कूलम्स लॉ क्या कहेगा कि जो ये है वो क्या होगा, इसके बराबर। अब आपको पता है बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो इसकी अगर कोई कांस्टेंट आता है तो भाई जो कांस्टेंट आया मैंने उसको नाम दिया के क्या है बच्चों यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम क्या कहते हैं, के इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। भाई ठीक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, बट क्या यूनिवर्सल है, क्या मतलब यूनिवर्सल का, चलो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों आपको याद होगा जब आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था उसमें जो आपकी फोर्स थी कांस्टेंट आपका आया था G। और बच्चों G को हम क्या कहते थे, G को हम कहते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहते थे कि नहीं कहते थे, बिल्कुल कहते थे। पर बच्चों यहाँ पे ये यूनिवर्सल नहीं है। मतलब
ये बच्चों डिपेंड करेगा, ये वैल्यू के की डिपेंड करेगी। के किस पे डिपेंड करेगा? के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम कौन सा है? जिस पे ये दो चार्ज रखे गए हैं भाई। इन दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है? हवा है, पानी है, वैक्यूम है, ग्लास है, वुड है। क्या है बच्चों? ये इस पे डिपेंड करेगा कि इनके बीच में फोर्स, इस के की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों अब कोई भी मीडियम हो सकता है, बट अगर हम बात करें वैक्यूम की, किसकी बात करें? फॉर वैक्यूम। अगर मैं बात करूं वैक्यूम की, मतलब वैक्यूम है दो चार्जेस के बीच में, और वो भी बच्चों किस सिस्टम में? इन एसआई सिस्टम। किस सिस्टम में बच्चों? एसआई सिस्टम। तो देखा गया बच्चों के क्या था? के आपका आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक नया सिंबल आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये क्या है? बच्चों मैं इसे कहता हूँ, इसे आप ऐसा बनाएं जैसे सी होता है बीच में, ये इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, ये एक सिंबल है, जैसे अल्फा बीटा गामा, वैसे ही एप्सिलॉन भी क्या है बच्चों? एक, ये भी एक सिंबल है। बट ये सिंबल क्या डिनोट करता है? ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम कहते हैं स्काल्ड, इसका मतलब है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ व्हाट? किसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कह लीजिए, या फिर आप क्या कह लीजिए? फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। अच्छा जी, इसकी एक वैल्यू होती है बच्चों, इसकी क्या वैल्यू है? एप्सिलॉन नॉट। ये जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी वर्ड कहाँ से आया? परमिटिविटी मतलब कोई दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है, जो भी कुछ है, वो कितना परमिट कर रहा है इन दोनों चार्ज को, वहाँ से ये वर्ड परमिटिविटी आया। कितना परमिट, कितना लो कर रहा है कि वो अट्रैक्ट या रिपेल करे। तो भाई ये इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसके कुछ यूनिट्स होते हैं बच्चों, अभी फिलहाल मैं लिख देता हूँ यूनिट्स, बताऊँगा इसके यूनिट्स क्या है। इसकी ये वैल्यू है। अगर आपको बच्चों इसकी वैल्यू पता है 4 पाई का, तो आपको ऑलरेडी पता है। देयरफॉर बच्चों के की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई मतलब 3.14 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। बच्चों जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, -12 ऊपर जाके +12 फिर जाके सॉल्व करोगे, तो बच्चों आपको जो मिलेगा के वो ऑलमोस्ट कितना होगा? 9 इंटू 10⁹। तो भाई आपको इसकी वैल्यू पता चल गई कहाँ पे? वैक्यूम में। जी की वैल्यू क्या आपको पता थी? बिल्कुल आपको जी की वैल्यू पता थी 6.67 10⁻11 याद होगा आपको। ठीक है, बस बिल्कुल वैसे ही आपने बच्चों इसकी वैल्यू भी यहाँ पे निकाल दी। तो भाई जब आपको इसकी वैल्यू का पता चल चुका है, तो इसके कुछ यूनिट्स भी होंगे। क्या यूनिट्स होंगे के? चलो देखते हैं इस एक्सप्रेशन से बच्चों। इससे आपको पता चलेगा के यूनिट्स क्या होंगे। क्या होंगे बच्चों मुझे बताना। आप बोलोगे सर के यूनिट्स, मैं बता सकता हूँ के यूनिट्स क्या हैं। क्या है बच्चों? आप बोलोगे सर के यूनिट्स होंगे यहाँ पे, क्योंकि F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, तो भाई के कितना होगा? के होगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 होगा, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो भाई अब ये हुआ कितना मुझे बताओ। तो भाई F मतलब फोर्स का यूनिट क्या होता है? आप बोलोगे सर न्यूटन। और डिस्टेंस का स्क्वायर, आप बोलोगे सर मीटर स्क्वायर। चार्ज का कूलम, ये भी कूलम स्क्वायर, ऊपर जाके C की पावर क्या? -2। क्लियर है बच्चों? तो ये किसके यूनिट आए? के। तो भाई अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या निकालना मुश्किल थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? ये क्या है? के अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो भाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या होगा? 1/4 पाई के होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो 4 पाई का तो कुछ नहीं होता, तो के जो यूनिट है उसके इन्वर्स क्या होंगे? एप्सिलॉन नॉट के। तो भाई इसके यूनिट क्या होंगे? मैं लिखूंगा, इसके यूनिट्स हैं n-1 m-2 c2। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर है कहाँ से हमने किया, इसके यूनिट्स कैसे यहाँ पे आए। ओके बच्चों, जब बच्चों आपको अब इतना पता चल चुका है कि भाई के की वैल्यू कितनी होती है वैक्यूम में, तो भाई अब आप बता सकते हो इन वैक्यूम किन दो चार्जेस के बीच की फोर्स कितनी होगी। तो भाई इन वैक्यूम किन दो चार्ज के बीच की फोर्स कितनी होगी? आप बोलोगे सर वो फोर्स होगी के किएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप ऐसा लिखें, या फिर बच्चों इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 9 × 10⁹ Q1
Q2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर? तो बच्चों जैसे आपने देखा है इसके बराबर भी हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा अगर कोई और मीडियम होता तो इन अनदर मीडियम, भाई अगर वैक्यूम ना होता कोई और मीडियम होता, जैसे किन्हीं दो चार्जेस के बीच में, मैं मान लूँ कि भाई ये चार्ज अगर Q1 है, इनके बीच में कोई और मीडियम होता, इनके बीच में वाटर होता, इनके बीच में वुड होता या कुछ और होता, तो भाई फिर सिंपल सी बात है, फिर ये दो चार्ज एक दूसरे को इतनी फोर्स नहीं लगा पाते। आप खुद सोच लो बच्चों, दो चार्ज आपने यहाँ पे रखे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, फिर बीच में आपने एक लकड़ी का कुछ रख दिया, फिर आपने उसको इसको इस तरफ, एक को इस तरफ रखा। अब ये दो चार्ज एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे, फोर्स कम हो जाएगी। तो कोई और मीडियम होता तो बच्चों फोर्स ऑब्वियसली कम, तो फिर उसको मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब भाई ये एप्सिलॉन क्या है, जैसे एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम की थी, तो भाई यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसकी परमिटिविटी बच्चों, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, तो भाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू आपको दी जाएगी, जो भी होगी, जो भी मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी वैल्यू आपको बता दी जाएगी, आप आराम से न्यूमेरिकल कर सकोगे। ओके, तो बच्चों जैसे कि आपने देखा कूलम्स लॉ क्या कहता है। अब क्योंकि बच्चों कूलम्स लॉ फोर्स की बात करता है और आप जानते हो फोर्स तो वेक्टर होती है, तो भाई हमें कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में बताना ही पड़ेगा। तो बच्चों आइए चलते हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझने। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लेते हैं बच्चों ये आपके पास कोई दो चार्ज हैं Q1 और ये आपके पास कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, ये Q1 चार्ज और ये चार्ज आपका Q2। इनके बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ बच्चों फिर से हमेशा की तरह क्या है, स्मॉल r। तो भाई कूलम्स लॉ क्या कहता है यहाँ पे बच्चों, याद रखिएगा जब तक मैं कहता नहीं, मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनाया, मतलब ये दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो मैं बाय डिफॉल्ट इस पूरे चैप्टर में चार्जेस को पॉजिटिव लेके चलूंगा एक्सप्रेशन के लिए। हाँ बीच में कहीं नेगेटिव की नीड होगी वो मैं बता दूंगा। तो भाई यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, बच्चों कूलम्स लॉ तो ये कहता था कि जो फोर्स है वो क्या होती है किन्हीं दो चार्ज के बीच में, आप बोलोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होती है बच्चों, बिल्कुल यही होती है। ठीक है, मगर बच्चों आप खुद सोचो, अगर ये फोर्स होती है तो ये तो मैग्नीट्यूड है ना फोर्स का, फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी है। अब डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हो, चलो बच्चों मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हो। जैसा आप सबको पता बच्चों, अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ कि फोर्स है 4 न्यूटन, तो भाई बात की है सिर्फ और सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड की, बट अगर मैं आई कैप बना दूँ, आप बोलोगे सर आई कैप तो एक यूनिट वेक्टर है। क्या है ये, यूनिट वेक्टर, जो किसकी तरफ डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन फोर्स की किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। अगर मैं कहीं पे लिख देता हूँ 4 न्यूटन जे कैप, मतलब डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, किसके अलॉन्ग बच्चों, वाई एक्सिस की तरफ। वैसे ही बच्चों अगर मैं कहीं पे लिख देता हूँ 4 न्यूटन के कैप, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग, जेड एक्सिस की तरफ। तो बच्चों सिंपल सी बात है, यूनिट वेक्टर बस सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है आपको, यूनिट वेक्टर बच्चों सिर्फ और सिर्फ बताता है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का और इसके अलावा कोई काम नहीं होता, यूनिट वेक्टर का यहाँ पे और कोई काम नहीं होता। तो यूनिट वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ काम क्या है बच्चों, डायरेक्शन को बताना। तो भाई अब यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, मैग्नीट्यूड तो बच्चों आपने बता दिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होगा, बट इसकी कोई डायरेक्शन भी तो होगी, डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी। चलो बच्चों हम डायरेक्शन को समझते हैं। तो भाई मैंने क्या किया, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो भाई Q2 Q1 को रिपेल कर रहा होगा, Q1 Q2 को, कहाँ, Q1 Q2 को इधर रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं रिपेल। इस फोर्स को मैं नाम दूंगा फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, F21। Q2 पे जो फोर्स Q1 लगा रहा है वो F21। सिमिलरली बच्चों Q2 भी Q1 पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा यहाँ पे। इस फोर्स को बच्चों मैंने नाम दे दिया F12, यानी कि ये वो फोर्स है जो Q1 पे कौन लगा रहा है, ये Q1 पे लगा रहा है Q2 यहाँ पे। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अब चलो मुझे डायरेक्शन की बात करनी है। द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू
Q2 इज Q1 पे जो फोर्स Q2 लगा रहा है वो इधर रिपेल कर रहा है, तो उस फोर्स को मैं लिखूंगा F12। मैग्नीट्यूड तो बच्चों क्या होगा, अगर मैं फिर से एक बार कहूँ तो मैग्नीट्यूड तो बच्चों वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये होगी बच्चों क्या, फोर्स का मैग्नीट्यूड। बट बच्चों जब डायरेक्शन की बात आती है तो अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए बच्चों, क्या कहा मैंने, यूनिट वेक्टर। बट आई जे के तो बच्चों एक्स वाई जेड के अलॉन्ग बताते हैं, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, बट इसमें कुछ और यूनिट वेक्टर मुझे बताना पड़ेगा। तो भाई कहाँ से कहाँ रिपेल कर रहा है, Q2 से Q1 की तरफ। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक एरो बना हुआ ऊपर लिख दूंगा R∩2 1। बच्चों ये यूनिट वेक्टर है जो कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड है, Q2 से Q1, क्योंकि इस पे फोर्स इस तरफ लग रही है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक यूनिट वेक्टर के साथ R∩2 1। बच्चों ये क्या बता रहा है, वेयर अगर मैं बात करूँ R∩2 1 इज ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम कहाँ से कहाँ, Q2 से Q1। तो भाई जो Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्टेड है उसको मैंने ऐसे लिखा। सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करूं तो भाई सिमिलरली जो फोर्स लगेगी किस पे, जो फोर्स लग रही है Q2 पे Q1 की तरफ से, सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज, Q2 पे जो फोर्स कौन लगा रहा है, Q1 Q2 को इधर ही रिपेल कर रहा है भाई, उस फोर्स को मैं F21 लिखूंगा। मैग्नीट्यूड क्या है, आप बोलोगे सर वही कूलम्स लॉ ने यही कहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई वैक्यूम में चार्ज है तो फोर्स ये होगी, बट डायरेक्शन भी तो बतानी है। तो भाई अगर यहाँ पे मैं बना दूँ तो वेक्टर, अब डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए क्या, मैग्नीट्यूड के साथ किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, आप बोलोगे सर यूनिट वेक्टर की। बट यूनिट वेक्टर कौन सा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, Q1 Q2 को इधर रिपेल कर रहा है। ध्यान से देखिए इधर, मतलब Q1 से Q2 की तरफ, खुद से दूर। तो बच्चों मैं इसे लिख दूंगा R∩12, डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ। तो भाई यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, R∩12, वेयर R∩12 क्या है बच्चों, इज ए यूनिट वेक्टर। कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड है बच्चों, डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू, आई होप बच्चों आपको ये क्लियर होगा। क्लियर है, अब भूलना नहीं है बच्चों। अगली बार कहीं पे मैं लिखता हूँ ना F12, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ F21, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पे जो फोर्स Q1 लगाएगी ये। क्लियर है, यूनिट वेक्टर का क्या लिखेंगे, R∩21 डायरेक्टेड 2 से 1 की तरफ, R∩12 Q1 से Q2 की तरफ। तो भाई इसको सीधा सीधा आपने याद रखना है। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैं इक्वेशन सेकंड लिख रहा हूँ। ये दो इक्वेशंस क्या कर रही हैं, दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये रिप्रेजेंट करती हैं बच्चों, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट द कूलम्स लॉ इन विच फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ये दोनों कूलम्स लॉ को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं बच्चों, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर है, ओके। अच्छा एक छोटी सी बात, आप यहाँ पे एक चीज़ जानते हो कि भाई जो R∩12 है वो नेगेटिव है R∩21 का। कैसे बच्चों, आप बोलोगे सर दोनों क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक इस तरफ एक इस तरफ। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, उन वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। तो भाई ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं, इसको इक्वेशन लिख रहा हूँ 3। तो बच्चों फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपने क्या देखा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब मैं चाहता हूँ कि आप तीनों इक्वेशंस को जरा एनालाइज करें। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। भाई इन दोनों में अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। R∩12 और R∩21 ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो भाई ये दोनों फोर्सेस भी क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो बच्चों आपने क्या देखा कि ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड माइनस मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन। ये क्या है बच्चों, ये तो बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ है, विच इज न्यूटन थर्ड लॉ। तो भाई आपने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखी है कि कूलम्स लॉ किसको ओबे करता है, कूलम्स लॉ थर्ड लॉ को भी ओबे करता है।
यानी कि इसमें एक्शन का रिएक्शन बराबर होगा, क्लियर है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो बच्चों अब अगला आपका टॉपिक है, क्या है आपका टॉपिक, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। नाम परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। आप बोलोगे सर नाम सुना सुना लग रहा है, परमिटिविटी कहाँ सुना था आपने बच्चों? एक सुना था एप्सिलॉन और एक आपने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, याद कीजिए, मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। भाई अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे तो इनकी रेशियो को हम क्या बोलेंगे? इनकी रेशियो को हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। किसके साथ डिनोट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को? एप्सिलॉन आर के साथ। तो बच्चों अगर सीधा मैं आपको बताऊं क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी, तो बच्चों आप बोलोगे रिलेटिव परमिटिविटी सर क्या है? ये एक रेशियो है। किसकी रेशियो है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ व्हाट? वैक्यूम। इज दैट क्लियर? ओके। अगर ये एक रेशियो है बच्चों तो इनके यूनिट क्या होंगे? आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, एक जैसी चीज़ों की रेशियो है, इनके कोई यूनिट होंगे? नहीं होंगे, नो यूनिट्स। कोई डायमेंशन नहीं होंगे, कोई यूनिट्स नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा तो आपने समझा ये क्या है बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ, क्या बच्चों आपको पता है इन वैक्यूम, अगर कोई दो चार्ज को मैं वैक्यूम में रखता हूँ तो फोर्स क्या होती है? बोलोगे सर हमें पता है, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल है ना। वैक्यूम वाली फोर्स को बच्चों मैं F0 लिख लेता हूँ। और आपने पढ़ा है अगर मैं किन्हीं दो चार्जेस को बच्चों मीडियम में रखता हूँ, किसी मीडियम में रखता हूँ तो फोर्स क्या होगी? उसे मैं FM लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगी, हमने पढ़ा हुआ है। चलो बच्चों इन दोनों को ना एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं, मान लेते हैं डिवाइड करके क्या आता है। चलो देखते हैं बच्चों। तो जैसे बच्चों इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा ना, तो डिवाइड करके क्या आने वाला है? लेट्स सी। तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को जब मैं सेकंड के साथ डिवाइड करूंगा तो भाई ये आपका आएगा फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, फोर्स इन वैक्यूम क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो भाई इसको हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल। तो फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम क्या आया बच्चों? आप बोलोगे सर ये आपका आया 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन। क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो? ये चला जाएगा ऊपर एप्सिलॉन अपॉन 1, यानी कि फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम क्या आया? ये आपका आया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था? आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? ये तो बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी है। तो आपने देखा कि यार ये रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर आया, यानी कि जो फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम है वो भी क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी, आप इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना बच्चों। पहली डेफिनेशन आप बोलोगे इट इज़ अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बच्चों आप नोट्स पर लिख सकते हो ये जो मैं कह रहा हूँ, रेशियो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों इसकी एक और कोई रेशियो आपको पता है? आप बोलोगे हाँ सर ये एक और इसकी डेफिनेशन है, एक रेशियो है फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या थी आपकी? ये थी बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। इज दैट क्लियर? ओके।